अगर धर्म सिंह सैनी को यहाँ योगी की सभा में ज्वाइन कराया गया होता, प्रधानमंत्री की सभा में ज्वाइन कराया गया होता, मौलू को भी, तो इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता। गफलत नहीं की है राघव लखनपाल ने, पूरी मेहनत की है, बड़ी जिदारी से लोग चुनाव लड़े हैं। पहले जैसा तो चुनाव प्रचार होता नहीं। पहले तो 1 महीना पहले से लोग बिल्ला झंडा सब लगता था कि एक बहुत बड़ा उत्सव है। कि अगर पराठे को तवे पे सेंक दोगे तो रोटी कहलाएगी, उसमें लज्जत तब आएगी जब उसमें डालडा घी ये सब लगे। तो यही रहा कि तवे पे चढ़ गए लोग, लेकिन लज्जत नहीं आ पाई। मतलब मेरा जो आकलन है कि इमरान मसूद अब काजी रशीद मसूद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और राम नाम की चौपाइयाँ पढ़ते नजर आए हैं। उन्होंने चुनरी भी ओढ़ ली है। तो जो एक काजी साहब का एक सेकुलर मिजाज थे, वो मेहनत में ना तो इमरान ने कोई कमी रखी है इस बार, और न राघव लखनपाल ने। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का प्रत्याशियों का चुनाव लड़ रहे भाग्य अब ईवीएम में बंद हो चुका है। सियासी पंडित समीकरण लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो कौन जीतेगा, कौन बढ़त ले रहा है, कौन जो है कहाँ पे घटा है, किसको कौन वोट मिला है। इस पे तमाम लोगों की चर्चाएं हो रही है। सियासी पंडित या यूँ कहा जाए कि जो गणित निकालने वाले पंडित इस पे पूरी तरह चर्चा करने में लगे हुए हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कैराना लोकसभा की भी, और बातचीत करेंगे हम सहारनपुर लोकसभा की। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कमल जी। अरविंद कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी चुनाव संपन्न हो गया, प्रथम चरण का जाए 2 लोकसभा सीटों की हम चर्चा करेंगे। वहाँ पे जो समाजवादी या यूँ कहा जाए गठबंधन प्रत्याशी भी चुनाव सहारनपुर में लड़ रहे थे, भाजपा से भी लड़ रहे थे और बसपा से भी जो यहाँ पे चुनाव मैदान में ये प्रत्याशी उतारे थे। इसी तरह से कैराना को भी देखा जाए तो वहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन और इसके अलावा जो भाजपा से जो प्रदीप चौधरी जो सांसद वर्तमान में, उनको जो भाजपा ने उतारा था, और बसपा से जो श्रीपाल राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो चुनाव किस तरह से बीता है, क्या गणित आपको लगता है दोनों सीटों की अगर हम बात करें तो? देखिए, कैराना और सहारनपुर में जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है। यानी कि सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह से कैराना सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन, इनके बीच टक्कर है। जहाँ तक बसपा प्रत्याशियों की बात है इन दोनों सीटों पर, तो वो लड़ाई से बाहर हैं। जो हमने देखा, हमने दोनों लोकसभा क्षेत्रों का जायजा लिया, कई बूथों पर गए, तो ये दोनों प्रत्याशी त्रिकोणात्मक संघर्ष जैसी स्थिति नहीं पैदा कर सके, जबकि शुरू में यही माना जा रहा था। लेकिन वोटिंग से 1 सप्ताह पहले मैं सहारनपुर की ही बात करूं तो यहाँ पर जैसे माजिद साहब हैं बहुजन समाज पार्टी से, और फिर मायावती की यहाँ सभा भी हुई। तो होता यह है कि जब किसी बड़े लीडर की सभा होती है तो अमूमन चुनाव उठ जाता है। जैसे यहाँ मोदी की जो रैली हुई उसके बाद बीजेपी का चुनाव उठा, और नामांकन से ही आप देख लीजिए कि यहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए और 4 बार मुख्यमंत्री आए, केशव प्रसाद मौर्य जी आए, और तमाम असीम अरुण जैसे कई और राज्य सरकार के मंत्री भी यहाँ पर आए। तो भाजपा का बहुत मतलब इस सीट को लेकर काफ़ी जोर रहा है, खासतौर से पश्चिम में, चूँकि पिछली बार 6 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बीजेपी हार चुकी थी। लिहाजा चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, अमित शाह साहब रहे हों, सबका जोर जहाँ हारी हुई सीटें थी उन पे ज़्यादा था। जैसे यहाँ चर्चा चली कि मुख्यमंत्री 4 बार बताइए आ रहे हैं, और इस तरह से विरोधी दल भी कह रहे थे, इसका मतलब कहीं न कहीं घबराहट है। घबराहट नहीं, दरअसल वो हारी हुई सीटों को जीतना चाह रहे थे, उसके लिए पूरा उपक्रम भी किया है। और ये जरूर है कि वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है 2019 के मुकाबले, लेकिन वो हर जगह, जैसे केवल बेहट को छोड़ दीजिए तो हर जगह वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है। तो वो उसका नफ़ा या नुकसान जो होगा दोनों उम्मीदवारों को होगा। कहने का मतलब इमरान मसूद को भी होगा और राघव लखनपाल को भी होगा। बेहट में 72% वोटिंग हुई है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट नहीं मिला है।
बम्पर वोट मिला है। अब यहाँ जो भाजपा को मान लीजिए कि नुकसान होता है बेहट में, तो उसकी रिकवरी देवबंद से हो रही है, रामपुर मनिहारन से हो रही है, और सदर सीट पर भी। तो ये दोनों नेता अच्छी लड़ाई में हैं। बाकी 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी टोपी में पंख लगता है। किसकी टोपी में पंख लगता है 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से सियासी रण में जो है सत्ताधारी दल ने जो है बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ने का कार्य किया। आपने खुद माना है कि जो प्रधानमंत्री आए हैं 4 बार, मुख्यमंत्री आए हैं, तमाम मंत्री सड़कों पे दौड़ते हाथ जोड़ते नजर आए हैं। क्या इसका फायदा राघव लखनपाल को जो है भरपूर मात्रा में या माकूल मात्रा में मिलने का कार्य होगा इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि अब पहले जैसा तो चुनाव प्रचार होता नहीं। पहले तो 1 महीना पहले से लोग बिल्ला झंडा सब लगता था कि एक बहुत बड़ा उत्सव है, पोस्टर बैनर से पट जाते थे। हम लोगों ने बचपन में भी चुनाव देखा है। पहले इतने संसाधन नहीं थे, सारी चीज़ें हैं। तो बड़े नेताओं का आना, देखिए हमेशा चुनाव जो है वो पार्टी का संगठन, उसके कार्यकर्ता, उसके झंडा बारदार लड़ाते हैं। बड़े नेता इसलिए आते हैं कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनमें उत्साह का सर्जन किया जाए, ताकि लोग घर न बैठें, वोटिंग करवाएं। तो इसलिए मोदी भी आए और तमाम नेता आए, चूँकि सत्ता में है लोग तो आए। अब इमरान का जहाँ तक है, इमरान के लिए केवल प्रियंका ने रोड शो किया। वेस्ट यूपी में, आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नहीं तो आए ही नहीं। यहाँ प्रियंका गांधी आई, रोड शो के बाद एक थोड़ा सा माहौल तैयार हुआ इमरान के लिए। अब आप रोड शो की बात करें तो उसके 1 दिन पहले योगी ने यहाँ रोड शो किया था, तो भीड़ लगभग दोनों में बराबर ही थी। अब भीड़ हमेशा वोटों में नहीं तब्दील होती है। मान लीजिए चाहे वो बीजेपी की भीड़ हो, चाहे वो, और चूँकि एक तरह से प्रियंका गांधी उस परिवार से हैं कि वो उनका लोगों में आकर्षण है, तो देखने के लिए भी तमाम लोग आए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रचार प्रसार इसी तरह से होता है। अब जो ट्रेंड है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे आप देखिए सब भरा पड़ा हुआ है। कोई किसी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, तो वो अपनी जगह पर प्रचार प्रसार किया जाना। बाकी मेहनत में ना तो इमरान ने कोई कमी रखी है इस बार, और न राघव लखनपाल ने। राघव लखनपाल का मैं 3 चुनाव देख रहा हूँ लगातार, विधानसभा चुनाव जो विधायक चुने जाते तब भी देख रहा हूँ। 2014 में मोदी की सुनामी थी, 2019 में मैं राघव को 14 के मुकाबले ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो समीकरण ऐसा था, सपा बसपा गठबंधन में थी, राघव चुनाव हार गए। इमरान भी हार गए। इमरान तो पिछली बार 3रे नंबर पे आ गए थे। लेकिन इस बार दोनों योद्धा जो है वो उनकी तलवारें म्यान से बाहर निकली और बराबर की लड़ाई किए हैं एक दूसरे पर बार। अब नतीजे के बारे में तो भाई पहले से कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब और रविंद्र कुमार मौर्य पूर्व विधायक जो है चुनाव से एन मौके पर आ जाते हैं, क्या वो संजीवनी दे पाएंगे या बड़ी देर हो गई हजूर दर पे आते आते? देखिए, बहुत आपका मौजूद सवाल है। जहाँ तक धर्म सिंह सैनी की बात है, तो धर्म सिंह सैनी, मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ कि धर्म सिंह सैनी बड़े नेता हैं और अपने समाज पे तो उनका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव है। रविंद्र मोलू भी 2 बार विधायक रहे, और रविंद्र मोलू भी ताकतवर नेता हैं, खासतौर से रामपुर मनिहारन क्षेत्र में उनका वोट बैंक है। लेकिन यह भी सही है कि इन दोनों नेताओं को बहुत देर में शामिल कराया गया है, खासतौर से धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी इंतजार में थे, उनको आश्वासन भी मिला था, लेकिन बीच के कुछ नेताओं ने ऊपर के नेताओं को गुमराह किया, जैसा मुझे जानकारी है, और नहीं चाह रहे थे कि हरगिज़ धर्म सिंह सैनी, जब बहुत मजबूरी नेतृत्व के सामने आ गई, उन्होंने देखा कि तो आनंद फानंद धर्म सिंह सैनी को, अगर धर्म सिंह सैनी को यहाँ योगी की सभा में ज्वाइन कराया गया होता, प्रधानमंत्री की सभा में ज्वाइन कराया गया होता, मौलू को भी, तो इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता। चुनाव से 2 दिन पहले पार्टी में ले लेना वो मज़ेदारी वाली बात नहीं हुई। इसलिए मैंने देखा कि तमाम धर्म सिंह सैनी के ऐसे समर्थकों को मैं जानता हूँ जो वोटिंग के दिन किसी दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो मुझे भी असहज लगा। हालांकि काफ़ी कुछ अपने समर्थकों को उतने समय में ही धर्म सिंह सैनी ने उन्हें समझाया और मोटिवेट किया कि वो कतई विरोध न करें, नहीं तो पंचायतें हुई थी, लोगों ने कहा था पहले जो पंचायतें धर्म सिंह सैनी के समर्थन में हुई कि यहाँ से भी कोई न कोई MP होना चाहिए हमारी बिरादरी का। जैसे सपा ने दीपक सैनी को लड़ा दिया बिजनौर से,
धर्म सिंह सैनी को एमपी लड़ाए जाने की मांग उनके परिवार से होती रही, लेकिन चूंकि लंबे समय से धर्म सिंह सैनी पार्टी से, भाजपा से बाहर थे, उन्हें लिया भी नहीं गया। तो भाजपा पे जैसे नेकियां गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। धर्मपाल सैनी वो संगठन में इतने बड़े पद पे हैं, जसवंत सैनी यहाँ से मिनिस्टर हैं, और देखिए अभी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो समाज पर नियमतों की बौछार तो हुई, लेकिन जो मजबूत जड़ है उसमें पानी नहीं डाला गया, उसमें मट्ठा पड़ा रहा। अंत समय अब उसमें पानी डाला गया है, इतनी जल्दी कैसे हरियाली आ जाती। इसका थोड़ा नुकसान जरूर है भाजपा को, लेकिन लब्बो लुबाब कुल मिला के है कि मुझे लगता है कि कहीं से ये दोनों प्रत्याशी कहीं से कमजोर नहीं है। और क्या आपको लगता है कि जो है इतने कम समय में रविंद्र कुमार मोहल्लू को ले लेना, फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, रविंद्र कुमार मोहल्लू को ले लेना और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग आनंद फानन में कर देना, क्या माकूल या पर्याप्त समय रहा है संदेश देने के लिए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के पास या रविंद्र कुमार मोहल्लू के पास, अपने समर्थकों या जनता के बीच में? नहीं, देखिए समय संदेश देना अलग चीज़ है। कोई ये लोग पोप थोड़े हैं कि जो कह दिया उसको लोग, ऐसा नहीं। देखिए नेता को चुनाव के मौके पर, चुनाव के बाद तो नेताओं के घर लोग जाते हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान अगर कोई, तो अगर धर्म सिंह सैनी को 1 महीना पहले 2 महीने पहले ज्वाइन कराया गया होता तो अपने समाज में, अपनी बिरादरी में पंचायतें करते, बैठकें करते, लोगों से मिलते जुलते और उनको आश्वस्त करते कि भाई देखिए हमें ले लिया गया, भले अभी में कोई वादा नहीं मिला है, लेकिन पार्टी ने आपका सम्मान किया है। अब 2 दिन पहले, हालांकि उन्होंने बड़ा प्रयास किया धर्म सिंह सैनी ने पंचायत की, और उनके घर भी तमाम लोग इकट्ठा हो, सबको उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। देखिए अगर पराठे को तवे पे सेंक दोगे तो रोटी कहलाएगी, उसमें लज्जत तब आएगी जब उसमें डालडा, घी ये सब लगे। तो यही रहा कि तवे पे चढ़ गए लोग, लेकिन लज्जत नहीं आ पाई। लज्जत इसलिए नहीं पाई कि डालडा घी जो है वो रसोई में था ही नहीं। मतलब जब चढ़ गई रोटी, कहाँ बाजार से आएगा डालडा, तभी तो पराठा बनेगा, नहीं तो उसका नाम रोटी होगा। तो उसमें वही जो आपने कहा ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो बड़ी गहरी बात आप कह रहे हैं, बात समीकरणों की हो रही है। समीकरण की अगर हम बात करें, जाती है जिस तरह विरोध उभर के सामने आया इस चुनाव में, क्या किसी प्रत्याशी के लिए या किसी दल के लिए संजीवनी बनने का काम भी हुआ है? अगर लोकसभा चुनाव की दोनों की बात की जाए, कैराना की और सहारनपुर की। देखिए जाति विरोध कहाँ, कुछ नहीं। 1-2 यहाँ जैसे ननौता में सभा हुई है, देखिए जो थोड़ा बहुत विरोध था, जैसे सहारनपुर में तो राघो को लेकर कोई विरोध नहीं था राजपूतों में, जहाँ तक मैं देखता हूँ, और थोड़ा बहुत रहा तो वो उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी कार्यकुशलता से वो सब बना लिया। ऐसे वहाँ भी कैराना में भी 18 से लेकर 25 साल के जो युवा हैं, उनमें थोड़ा सा जो है मैंने देखा कि कुछ % उन्होंने भले बीजेपी के बाहर वोट किया हो, लेकिन उसके बाद के सारे लोग, भाई क्षत्रिय समाज को भागीदारी, आप देखिए दूसरी बार क्षत्रिय समाज से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। कुल 47 मेंबर हैं विधानसभा में राजपूत बिरादरी के, जिसमें 43 गठबंधन के हैं भाजपा के, 8 मिनिस्टर हैं राजपूत बिरादरी के। तो भागीदारी को लेकर ऐसा कुछ नहीं है कि उनको उपेक्षित किया जा रहा है। अब कई बार चुनाव में इस तरह से होता है, विरोध करने के लिए लोग विरोध करते हैं, दबाव बनाने के लिए विरोध करते हैं, वैसा ही विरोध था। और टोटल जब गुणा गणित करेंगे, जैसे प्रदीप को भी बहुत अच्छे वोट मिले हैं जाट बिरादरी से, नकुड़ और गंगोह में प्रदीप ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। और जैसा पहले लोग कह रहे थे शुरुआत में कि नहीं, अभी देखिए सोशल मीडिया के दौर है, इकरा 1.5 साल से सोशल मीडिया पर उनका चुनाव घूमना, लोगों के बीच में तैरना, मैं भी मानता हूँ कि वो भी सक्रिय रही हैं, वो तैरता रहा। सहारनपुर में भी यही। तो आप इसको लेकर के जैसे एक समूह करा कि नहीं भाई इस बार इनका एक तरफा जीत हो गई, ऐसा नहीं है। जड़ों में कुछ और है, ऊपर दिख रहा कुछ और, जब नतीजा निकलेगा तो पता चलेगा। हाथी की चिंगार सुनाई नहीं दे रही है, आप मान रहे हैं इस चीज़ को जो है। हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी का कई बार यहाँ पे सहारनपुर की बात की जाए, वर्चस्व हासिल सब बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो एक तरफ हाथ का पंजा कांग्रेस लेके जाए इमरान मसूद साहब चल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जाए राघव लखनपाल जाए बीजेपी से चुनाव कमल के निशान पर लड़ने का कार्य हुआ था। क्या लगता है सहारनपुर अगर हम बात करें, मजबूती से आगे कौन बढ़ता नजर आ रहा है? मजबूती बता दिया, इन्हीं दोनों लोगों में लड़ाई है। बसपा प्रत्याशी क्लियर नहीं बताएंगे, नहीं क्लियर, मैं ये कहना भी नहीं चाहिए कि फला जीत गए या जीत जाएंगे, लेकिन मेरा इशारा ही काफ़ी है। भाजपा का कोर वोट बैंक नहीं खिसका है।
इमरान ने इस बार बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, तो वो नतीजा बताएगा ना। उधर सेंध ने लगी है, इधर जो लड़ाई मजबूती से लड़ी गई, आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी की अगर हम बात करें? सेंध किसने लगाई है? सेंध किसने लगाई बताइए? कहीं कोई सेंधमारी नहीं हुई है, ना ना। अब जैसे माजिद अगर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते ना, तब इमरान को नुकसान होता बहुत ज़्यादा। माजिद अच्छी लड़ाई नहीं लड़े, तब भी उनको देवबंद में ठीक ठाक, मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को 70,000 से ज़्यादा वोट मिल सकता है, बाकी दलितों का भी वोट उन्हें हासिल होगा। तो ऐसा नहीं है, अच्छी लड़ाई मतलब कि जब आप एकदम एक दूसरे की बाह मरोड़ने पर आ जाइए, जीत हार तो उसी में से होती है ना। एक तो है फाइनल, हमें लगता है फाइनल मैच में दोनों पहुंचे हुए हैं, और माजिद अकेले सेमीफाइनल, तो ऐसा होता है राजनीति में। अब ऐसे वहाँ भी आप समझ लीजिए कैराना सीट पर, ऐसे मुजफ्फरनगर सीट पे हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान, वहाँ दारा सिंह प्रजापति भी अच्छा चुनाव लड़े हैं, क्योंकि 1.5 लाख प्रजापतियों के वोट हैं। बसपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो उन्हें दलितों का भी वोट मिलेगा। लेकिन देखिए, बीजेपी को गुर्जर समाज ने, बीजेपी को जाट समाज ने, बीजेपी को कश्यप समाज ने, बीजेपी को सैनी समाज ने, बीजेपी को पंजाबी समाज ने, बीजेपी को वैश्य समाज ने, और बीजेपी को प्रजापति समाज ने, तो आप इस तरह से देखेंगे जाति उसमें, तो इन्होंने बम्पर वोटिंग की, क्योंकि सबको भाजपा ने तरजीह दी है। कारागार मंत्री प्रजापति बिरादरी से हैं, आप देखिए, और मतलब पिछड़ी बिरादरी के जो नेता हैं ओबीसी के, और दलितों में, यहाँ तक कि आदिवासियों में, सब जगह बीजेपी ने अपने अपने इस कौन से लीडर खड़े कर दिए हैं, चाहे स्वतंत्र देव से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक। और बाकी फॉरवर्ड कास्ट बीजेपी को वोट कर ही रही, राजपूत भी बीजेपी को वोट, सबने किया है वोट। ऐसा नहीं कि राजपूतों ने यहाँ राघव लखनपाल के खिलाफ वोटिंग की है। कुछ जगहों पर हुआ, जैसे भायला में गया था, तो वहाँ 2% वोट जो है मुझे लगता है कि वो दूसरे नेता को गए, दूसरे दल के प्रत्याशी को गए हैं। बाकी राघव को वोट पड़ता। रणखंडी राजपूतों का बहुत बड़ा गांव है, 80% वोट क्या 85% वोट, अलग वोटिंग वहाँ थोड़ा कम हुई, लेकिन वो बीजेपी पर गई है। तो अब जैसे मिर्जापुर बेहट क्षेत्र में है, तो वहाँ इमरान को बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो हर गेंद पे हर कोई सेंचुरी तो मारता नहीं, तो कहीं इमरान आगे जा रहे हैं और कहीं राघव लखनपाल आगे जा रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। लोकतंत्र में जब वोट की बड़ी ताकत मानी गई है, क्या इस चुनाव में लगता है कि जो है मतदाता ने अपने वोट की चोट करने का कार्य इस बार किया है? वोट की तो चोट है ही है, वोट दिया है तभी तो ये परसेंटेज निकल के आ रहे हैं। कोई ये थोड़े था कि हम बहिष्कार करना है चुनाव का। वोट की चोट क्या मतलब, वोट की ताकत है, चोट क्या है? डेमोक्रेसी में जहाँ जमहूरियत है, वो भारत जैसे जहाँ इस देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, वहाँ वोट बड़ी ताकत है। और यद्यपि 40% से वहाँ इतने करीब मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, और हर जगह ये स्थिति है, मतदान का प्रतिशत कम है। हर बार सहारनपुर जो है प्रदेश में नंबर 1 पे रहता था वोटिंग में। जैसे मुझे याद है नकुड़ में जब इमरान और धर्म सिंह सैनी लड़े थे, तो भी शायद 75% वोटिंग हुई थी राज्य में सबसे ज़्यादा। पिछली बार भी यहाँ 70-72% वोटिंग हुई थी, और इस बार थोड़ा कम हुई है। दरअसल इमरान ने इस बार थोड़ा चालाकी से चुनाव लड़ा है। मुझे जो मतलब मेरा जो आकलन है कि इमरान मसूद अब काजी रशीद मसूद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जीतना हारना बात की बात है, लेकिन अब इमरान मसूद को वैसे समाज से एक नेता की ज़रूरत होगी, और है। इमरान मसूद को राजपूत बिरादरी से एक अच्छे नेता की ज़रूरत होगी, और गुर्जर समाज से। इसके अलावा और जो बहुतायत, जैसा कि काजी साहब करते थे भाई, जगदीश राणा ठाकुर समाज से उनके साथ थे, संजय गर के वैश्य समाज से थे। तो इस बार इमरान बहुत कूल चुनाव लड़े हैं। वो मुस्लिम मतदाताओं में कम, हिंदुओं में ज़्यादा गए हैं, और राम नाम की चौपाइयाँ पढ़ते नजर आए हैं। उन्होंने चुनरी भी ओढ़ ली है। तो जो एक काजी साहब का एक सेकुलर मिजाज थे वो, और पूरा परिवार सेकुलर है। बाहर का मीडिया इमरान को इतना बदनाम कर दिया दिल्ली या और कि वो बड़े
बोटी बोटी के बयान के बाद कि बहुत कट्टर मुसलमान हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इतना मैं जानता हूँ उस परिवार को, चाहे वो उनके भाई नुमान मसूद हों, उनके बेटे हमजा मसूद हों, शायान मसूद हों, शादान मसूद हों, इस परिवार में इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। जितना महत्व मुसलमानों का है उतना महत्व हिंदुओं को भी वो लोग देते हैं। लेकिन इमरान की बड़ी कट्टर बन गई थी। इस बार उस खोल से बाहर निकल आया इमरान। कहीं कहीं ध्रुवीकरण वाली स्थिति नहीं होने दी उन्होंने, और इस रास्ते पर चलकर वो अपना लंबा सफर राजनीति का तय कर सकते हैं, मुझे जो लगता है। और इसके पहले जैसे 2014 हो गया, 2014 में ऐसा हो गया कि बिल्कुल एकदम चुनाव यक्षम हो गया। 2019 में वो स्थिति नहीं थी। मुख्य मुकाबिल बीजेपी हारती नहीं, 2019 में भी राघव हारते नहीं। राघव ने अपना मुख्य मुकाबला इमरान मसूद से समझ लिया, राघव या बीजेपी ने, जबकि मुख्य मुकाबला इनको हाजी फजलुर रहमान से था, तो वो गफलत में थोड़ा रह गए। और इस बार गफलत नहीं की है राघव लखनपाल ने, पूरी मेहनत की है, बड़ी जिदारी से लोग चुनाव लड़े हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार है, बड़ी गहराई से जो है समीकरण को समझाते हैं, समझते भी हैं और उसे समझाते भी है। इस बार जो चुनाव हुआ है वो मतदाता ने जो मत किया है वो मुद्दों को लेकर मत किया है, या जाति धर्म के समीकरण में उलझ कर जाए मतदान करने का, या वो पोलिंग तक पहुंचा तो इस छवि को लेकर पहुंचा है कि मेरे को तो ये जाति धर्म या अपने उसको ग्रुप को वोट करना है। क्या आपको लगता है? देखिए, आपका थोड़ा सही सवाल है। उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे इन राज्यों में चुनाव जाति मतलब हाँ, अब इस बार भाजपा सरकार के पास, जैसे पिछली बार भी विधानसभा चुनाव 2022 का योगी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ा, मुख्य रूप से महिला सुरक्षा पर, फिर इनकी योजनाएं ऐसी रहीं और मतलब एक दूसरे से कड़ियाँ और लड़ियाँ जुड़ती गईं और पूर्ण बहुमत दोबारा, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं रहा है। हर बार यहाँ के मतदाता अपना सरकार बदल देते थे, कभी बसपा आई, कभी सपा आई, कभी कोई कभी कोई। तो इस चुनाव में एक तो देखिए खासतौर से हिंदू समाज में राम मंदिर बनना, उसका प्राण प्रतिष्ठा, ये सब वो ड्राइव कर रहा है पूरे देश के चुनाव को। एक तो बड़ा मुद्दा वो। दूसरे धारा 370 जो हिंदुओं के जो या भाजपा के प्रति जिनको वो है, हाँ, तो तीसरी योजनाएं जैसे सरकार की आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक का गरीबों को इलाज फ्री है, और इसके अलावा गरीबों का आवास, पेंशन योजना। लेकिन योजनाएं या गरीबी ये सब कभी मुद्दा नहीं बनती हैं। चुनाव आते आते अब मोदी और योगी के नाम पर यहाँ बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो यही देख रहा है कि ठीक है कुछ भी हो। तो महंगाई, गरीबी हटाओ, ये सब तो नारा इंदिरा जी भी देती थी। और भी तो जो विकसित देश हैं वहाँ जलवायु परिवर्तन पे, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये सब जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ चुनावी मुद्दे दूसरे हैं। हम आज़ादी के इतने साल भी अभी पता चला कि वही गरीबी, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, ये सब मुद्दे होते हैं कि भाई क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ इतना ज़्यादा है, उसे रोकने के लिए कोई नियम कानून है नहीं। तो जहाँ इतनी पॉपुलेशन है वहाँ गरीबी भी जाहिर सी बात है। अब बेरोजगारी, अगर कोई संजीदा समझदार आदमी है या विपक्षी बहुत अटैक करता है, मान लीजिए राहुल जी अटैक करते हैं कि सरकार बेरोजगार, सरकार इतने लोगों को रोजगार कहाँ से देगी? पॉसिबल ही नहीं है। कौशल विकास योजना जैसे है, अगर आपके अंदर स्किल है तो सरकार आपको ऋण दे रही है, कुछ करिए आप। अब ऐसा नहीं कि हर आदमी तो IPS नहीं जाएगा, PCS नहीं जाएगा। सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, तमाम पद खाली हम भी जानते हैं, लेकिन उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। अब वो कोई भी सरकार आ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी दूर कर देगी आते ही, कोई ऐसा भाई प्रधानमंत्री क्यों चाहेंगे हमारे देश में रोजगार ना हो? कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी से। वो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। चलेगा यह कह रहा है कि अगर बात की जाए या सहारनपुर की बात की जाए, तमाम लोकसभा चुनाव पर यह जितने अभी मतदान हो चुके हैं इन्होंने यह दृष्टि डाली है, समीकरणों की बात की है, लेकिन बात कह रहा है और सहारनपुर की कर रहे हैं तो जय इन्होंने कहा कि जय अरविंद कमल जी का कहना है कि जय स्थिति बड़ी स्पष्ट है, लेकिन
चुनावी नतीजे 4 जून को निकल के बाहर आएंगे। बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अहमद कुमार जी। धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।